गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है, रमजानुल मुबारक का रहमतों से भरपूर महीना है। आज के दिन शहरी खास इबादत का एहतमाम भी करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन की फजीलत, दुआओं की कबूलियत, रमजानुल मुबारक की बरकतों पर प्रोग्राम में डिटेल बात भी करेंगे। आलमी दिन भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे, जबकि आज यकम मई भी है जिसे मजदूरों के आलमी दिन से मंसूब किया जाता है। लॉकडाउन को 1 महीने से जायद हो चला है और इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा मजदूर तबका ही परेशान है। सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जो हर रोज कमाते हैं और अपने घर का सिस्टम चलाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मजदूरों के आलमी दिन पर ना तकारीब होंगी, ना रैलियां निकाली जाएंगी, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में आज के दिन की अहमियत को उजागर भी करेंगे, मजदूरों की आवाज भी बनेंगे और उनके मसाइल को, मुश्किलात को हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। आगे बढ़ते जी, मुनाफाखोरों की कुछ बात करें तो उन पर कोरोना का भी कोई असर नहीं हो रहा, जबकि फलों सब्जियों के निर्खों की ऊंची उड़ान जारी है। मुनाफाखोरी पर काबू पाने के हुकूमती दावों की अमली ताबीर देखने के ख्वाहिशमंद शहरियों का इंतजार तवील होने लगा है। सोहेल कैसर रिपोर्ट करेंगे। माह सयाम में भी मुनाफाखोर माफिया बाज न आया। सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी। दुकानदार नरखनामा पर अमल दरामद के बजाय मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। गड़ी शाहू मेन बाजार में किसी भी दुकान और स्टॉल पर रेट लिस्ट आवेजा ना की जा सकी। दुकानों पर दर्जा सोयम की सब्जियां दर्जा अव्वल की कीमत पर फरोख्त की जा रही। लीमू की सरकारी कीमत 300 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 350 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे। आलू दर्जा अव्वल की कीमत 51 रुपए किलो रखी गई, जबकि मिक्स क्वालिटी के आलू 60 रुपए किलो में दस्तयाब। इसी तरह प्याज 36 के बजाय 50 रुपए किलो में फरोख्त। सार्फिन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में रिलीफ फराहम करे। हर मुल्क में रिलीफ मिलता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ये रिलीफ के बजाय महंगाई करना शुरू कर देते हैं और लोगों से पहले रोटी वगैरह पूरी नहीं हो रही। बाजारों में सब्जियों की कीमतों को चेक करने के लिए इंतजामिया की कोई टीम मुतहरिक नजर नहीं आई। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद भी अच्छी खासी कम हो गई है, इसीलिए वो ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। महंगाई बढ़ती जा रही है, मनमाने रेट लगाए जा रहे हैं। मजीद भी हम इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि जब भी पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफा होता था और दुकानदार कीमतें बढ़ा देते थे या फिर सरकारी रेट लिस्ट पे कीमतें बढ़ जाती थी, तो उज़र यही पेश किया जाता था कि पेट्रोलियम मसवात महंगी हो गई है। अब मुसलसल 2 बार अच्छा खासा इजाफा हो गया है, तो कमी हो गई है, सॉरी, तो अब क्या कीमतें कम होंगी मार्केट में? अच्छा, अब सिद्रा, बिल्कुल आपने जो है ये एक अहम पॉइंट है कि जब भी इजाफा होता था तो किराया सबसे पहले बढ़ जाता था। अब जो खेतों से आलू, प्याज, टमाटर लाने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो भी अपने किराए में इजाफा कर देते थे। अब ये मुल्की तारीख के 2 बार जो है वो बड़ी जो है वो कमी की गई है, क्योंकि इससे पहले जो है पेट्रोल गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 10 रुपये कम किया गया था। इसके बाद गुज़िश्ता माह जो है वो 15 रुपये का हुआ, इस माह फिर 15 रुपये, 30 रुपये जो है वो कम हो चुका है। डीज़ल जो है वो भी कम हो चुका हुआ है। और अगर देखा ये जाए कि कमी तो गुज़िश्ता माह जो कम हुआ था उसके असरात ये निकले हैं कि लीमू जो है वो 400-500 से नीचे ही नहीं आ रहा। हाँ। और आलू जो है जो लॉकडाउन से पहले 40 रुपये या मैक्सिमम जो है दर्जा अव्वल का अच्छा आलू जो था वो 50 रुपये में मिल जाता था, अब जो है ये 80, 90 और 100 तक चला गया हुआ है। हालांकि रेस्टोरेंट बंद हैं, जो मार्केट जो हैं वो बंद हैं। इसका फ़ायदा जो है वो आवाम तक उस तरह नहीं पहुंच सका जो पहुंचना चाहिए था। अगर आज तमाम मार्केट्स, रेस्टोरेंट और खाबे और ढाबे जो हैं ये सारे खोल दिए जाएं तो यही सब्जियां जो अब इस वक्त 80 रुपये, 90 रुपये में मिल रही हैं, जो कि पहले ही ऑलरेडी जो है महंगी हैं, ये मज़ीद महंगी हो जाएंगी क्योंकि इनकी तलब में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब डीज़ल की कीमत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कारोबार ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है, क्योंकि जितना भी तजारती सामान हो, चाहे वो
मतलब कि ईटेबल व्हीकल्स इस्तेमाल बिल्कुल खाने पीने की अशिया हो या अशिया ज़रूरिया हो जिसमें कपड़ा आ जाता है, जूते वगैरह और दीगर, इसकी ट्रांसपोर्टेशन सारी डीजल पे होती है। और लेकिन डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद जो है वो अभी तक किसी किस्म की जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। यकीनी तौर पर ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसने हमारे मजदूर तबके की भी कमर तोड़ के रख दी है। आप हमें ये बताइए कि अभी मुतालिबात क्या है? बिल्कुल कमर तो हमारी पहले ही टूटी हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से मजीद हमें साइडलाइन कर दिया गया। मुतालबात की बात करते हैं तो पहला मुतालबा ये है कि वो तमाम मजदूर जो फॉर्मल सेक्टर के हैं जिनको मुलाजमतों से निकाला गया है, हुकूमत को चाहिए कि वो नोटिफिकेशन जारी करे और वो तमाम मजदूर जो हैं, वर्कर्स जो हैं, उनको उनकी नौकरियां बहाल की जाएं ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। कितनी तादाद होगी अगर हम एक अंदाजा लगाएं कि इतने मजदूरों को उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया? देखें, जो सोशल से हुकूमत की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पास रजिस्टर्ड 15 लाख हैं, तो उसमें से चंद 2-4 लाख फारिग हो गए होंगे। ये हुकूमती स्टैंस है, ठीक है। मेरा जो फॉर्मल सेक्टर का मजदूर है वो कम से कम पंजाब में 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ में से जो 17 लाख है जो रजिस्टर्ड है हुकूमत के पास, बाकी रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि सारे मजदूर रजिस्ट्रेशन नहीं होते। अब यही तो देखिए, ये हक है, रजिस्ट्रेशन हक है, आइन कहता है, कानून कहता है होनी चाहिए। हाँ। लेकिन हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है, हुकूमतें नहीं करती, सियासी हुकूमतें नहीं करती। वो हमारे वो समझते हैं कि अगर इनकी हमने रजिस्ट्रेशन की तो इनको राइट्स मिल जाएंगे, उनके लीगल राइट्स मिल जाएंगे। एक्सप्लॉयटेशन है, ये हमारा इस्तेहसाल है। तो उन तमाम मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि मिनिमम वेज दें, बेशक आप आधी तनख्वाह दें, चले छोड़े मिनिमम वेज को भी। इस कोरोना के पीरियड में जो है वो जिसको आप 17,500 मिनिमम वेज है, आप उसको आधी दे दें, लेकिन उसको इतना तो दें कि उसके घर का चूल्हा जल सके। जब अगर आप उसको आधी तनख्वाह भी नहीं देंगे, फैक्ट्रियां जब बंद पड़ी हैं, तो फिर मैं आपको बताऊं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताइए, क्योंकि ये बड़ा एक अहम मामला है कि जो रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात की गई है कभी लेबर डिपार्टमेंट से, उनके अफसरान से, क्या उज़र क्या मिलता है आगे से कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की जाएगी? देखें, हम तो डेली जो है मुतालबात भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्टें भी करते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ सियासी जो अमल है, जो हमारे सामने जो जिनका सियासत के ऊपर कब्जा है, जागीरदार जो बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि मजदूरों की रजिस्ट्रेशन हो, वो नहीं चाहते। अब देखें, यही जो मजदूर कम्युनिटी है, इसको अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर पे आप लेके जाएं तो आप पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं इकोनॉमी का जो है। लेकिन ये नहीं करेंगे। और लेकिन मैं आपको ये बताऊं, देखिए 1886 में जो शिकागो में मजदूरों को जो शहीद किया गया था, उसकी क्या रीजन थी? उसमें यही था, आवाज बुलंद की थी। देखिए, तहरीक 8 घंटे था कि हमें 8 घंटे जो है वो काम लिया जाए और उसके मुआवजा दिया जाए। ये तहरीक जब चली तो उन्होंने नौकरियों से निकाल दिया। 35,000 लोगों को सिर्फ 24 अप्रैल 1886 को निकाला गया। और उसके भी हफ्ते बाद जब पूरी मूवमेंट चली तो 2 लाख मजदूर इकट्ठे हुए 1 मई को, और 3 से 4 मई के दरमियान उनको शहीद किया गया। उसमें से सैकड़ों 100 के लगभग जो मजदूर थे और कैद खानों में डाला गया। अब मुझे ये बताएं, अगर आपने ये नहीं किया, मैं ये कहता हूं कि लॉ ऑफ नेचर है, वो अपना हरकत में आएगा। और ये जो मेरा मजदूर है, जो 4-5 करोड़ में जो मजदूर है लेबर सेक्टर का, वो अगर आपने उनका पुरसाने हाल ना बने तो खुदा न खास्ता वो किसी ऐसी शक्ल की सूरत अख्तियार ना कर ले, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक, अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि आम मार्केट की तो हम बात करते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर जिसका नारा ये है कि महंगाई का तोड़, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? गुज़िश्ता रोज भी हम लोग देख रहे थे, ना वहाँ पर बेसन था और ना ही वहाँ पर खजूर थी, जो दोनों चीज़ें रमज़ानुल मुबारक में इंतहाई ज़रूरी, हर घर की ज़रूरत बन जाती है। बिल्कुल, अगर खजूर की बात की जाए और बेसन की बात की जाए तो फितरा ये तो आपने ठीक कहा कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े का जो अफ्तार दस्तरखान है उसकी ये जीनत है, क्योंकि खजूर जो है वो उससे रोज़ा अफ्तार होता है और बेसन जो उससे पकोड़े, दही बल्ले वगैरह जो है वो सारा कुछ बनते हैं। अब सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर मार्केट्स जो हैं वो हुकूमत ने बंद कर दी हुई हैं। कोरोना लॉकडाउन में वो बंद भी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी था। लेकिन उसके साथ उसके पैरेलल कोई जो है वो सहूलत नहीं दी गई, ऑप्शन नहीं था। 110 जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर हैं 1 करोड़ 20 लाख की आबादी के लिए, वो खुले हुए हैं।
अब यूटिलिटी स्टोर पे लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट्स हैं या जो बड़ी दुकानें करियाना और जनरल स्टोर की, वहाँ की जो कीमत है वो एक आम शहरी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हुई है। अब तो जो सफ़ेद पोश है वो भी कोशिश करता है कि मुझे सस्ती से सस्ती जो है वो मेरी ज़रूरत की अशिया मिलें, क्योंकि रोज़गार जो है वो अभी इनके पास नहीं है लोगों के पास। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोई तैयारी नहीं की गई थी। यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया को ये तवक्का ही नहीं थी कि हमारा जो इस बार रमजान बाजार भी नहीं लगे ना, वो बोझ भी तो सारा बोझ भी इधर डाइवर्ट हुआ। इस हवाले से जो है, जो अगर सूबाई हुकूमतों ने रमज़ान बाजार नहीं लगाए तो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो वफाकी हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर्स को जो है वो थोड़ा सपोर्ट करें, या कोई मोबाइल यूटिलिटी स्टोर की ऑप्शन थी उसको इस्तेमाल। जो किसी किस्म की जो है वो तैयारी नहीं थी कि रमज़ान बाजार भी नहीं लगेंगे। अब हम सुबह 9 बजे यूटिलिटी स्टोर खुल जाते हैं, सुबह 9 बजे से पहले लोग आके खड़े होते हैं कि शटर जो है वो उठाया जाए और हम अपनी जाएं और अशिया जो है वो मिल जाएंगी हमें। हाँ। लेकिन सूरत हाल ये है कि चीनी होती है, आटा नहीं है, आटा होता है तो चीनी नहीं है। दालें जो हैं उसकी तो एक पुरानी कहानी है कि दालें आई नहीं। आज 7वां रोजा है और मुसलसल यही बात की जा रही है, बिल्कुल यही चीज़ है। और अब जो है वो चीज़ें कम होना शुरू हो चुकी हुई हैं। पहले तो था कि दाल और आटा चीनी की जो है वो शिकायत ज़्यादा थी, अब मिर्च मसालों की शिकायत भी आ गई हैं। उसके अलावा दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की जो है वो भी आवाम कहती है। इनके अब्दुल कादिर मदनी, इनके रीजंस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन इश्तियाक साहब हमें ये बताइए कि ये अभी इसी गवर्नमेंट में मजदूर ज़्यादा परेशान हो गया है या हमेशा से ही रहा है? गुज़िश्ता हुकूमतों का या फिर अब का अगर आप एक कंपैरिजन करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमेशा से, मतलब 1886 से अगर आप देखें ना आलमी सतह से, तो हालात कोई बेहतरी की तरफ नहीं गए। मतलब वो देखें, मतलब 1886 में मुतालबा ये था कि 8 घंटे उसका काम से लिया जाए, बाकी 8 घंटे जो है उसने रेस्ट करनी है और 8 घंटे उसके अपने हैं, वो जो करना चाहे। और अगर उससे आप ओवर टाइम लेंगे तो आप जो है उसको मुआवजा देंगे। मुझे ये बताएं, आज भी मेरा जो मजदूर है उससे 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, 14 घंटे ड्यूटी ली जाती है, लेकिन उसको मुआवजा 8 घंटे का मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालात तो खराब से खराब तारी हुए। असल में हम मजदूर जो है, हालांकि वो कभी प्रायोरिटी नहीं रहा, हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं रहा। होना ये चाहिए था कि मजदूर को अगर आप प्रायोरिटी बनाएं, देखिए उसने सरमाया पैदा करना है, उसने अपनी मेहनत से सरमाया पैदा करना है, मुल्क की इकोनॉमी में उसके रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुझे ये बताइए इश्तियाक साहब, आप मजदूरों के रहनुमा भी हैं, साल में कितनी बार आपने कोशिश करते होंगे कि किसी बड़े से बात कर ली जाए, किसी वजीर से बात कर ली जाए कि भाई मजदूर तबका परेशान है, कोई दरख्वास्त दी हो, या कितनी बार साल में कोशिश रही? देखिए, हम दरख्वास्तें तो एक तरफ रह गई। हाँ। हम जो एजिटेशंस जो जितने करते हैं मतलब साल में, और अभी हमने हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की हुई है, वो मुनासिब नहीं है उस पर बात करनी क्योंकि सब जुडिस है मामला। उसमें भी हम यही मांग रहे हैं कि हमारा जो हक है हमें दिया जाए। ये हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन तरजीह नहीं है हमारी हुकूमतों का, मजदूर हमारी हुकूमतों का तरजीह नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत तो हर सेक्टर की जरूरत है और बिल्कुल दुरुस्त फरमा सिद्रा। और अगर जिस दिन मजदूर हमारी तरजीह बन गया, हमारी जो इकोनॉमी है वो दौड़ने लग जाएगी। वो हमारी इकोनॉमी अपने पाँव पे नहीं है खड़ी, मिनिमम लड़खड़ा रही है। वो तकरीबन 17,500 है मिनिमम रुपए फिक्स्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे कम नहीं मिलेगी। मिलती कितनी? नोटिस अभी भी मेरे पास ऐसे लेटर्स हैं जिसमें 8,000 मिलती है, 10,000 मिलती है, 9,000 मिलती है और दस्तखत 17,500 रुपए करवाए जाते हैं। ये अलग से एक्सप्लॉयटेशन है। अब ये सारी जो एक्सप्लॉयटेशन हैं, इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत सारी कंप्लेंट्स हम करते हैं, हम अदालतों में भी जाते हैं। और एक और मुतालबा मैं करूंगा आपके सबसत से कि जितने मुकदमात पेंडिंग हैं मुख्तलिफ अदालतों में मजदूरों के, खुदारा उन तमाम के फैसले किए जाए जल्द से जल्द। इस कोरोना की हालत में भी अगर आपने फैसले नहीं किए तो बेचारे, अब जिनको 2 साल से बेरोजगार है, वो लेबर कोर्ट में धक्के खा रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको इंसाफ की जरूरत है। ठीक है अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि ये तमाम महंगाई की रीजन क्या पेश की जाती है? अच्छा, इस तमाम महंगाई की जो रीज़न है वो जो होलसेल मार्केट का जो डीलर है उसकी जानिब से ये रीज़न पेश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन है। अगर कोई दाल, चावल, चीनी या सब्ज़ी जो है वो
पंजाब के दीगर अजला से डिमांड सप्लाई की कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इश्तियाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर हर साल की तरह आज भी तमाम तालीमी इदारे वैसे ही बंद हैं, लेकिन छुट्टी होती है मजदूरों के नाम पर। लेकिन 1 मई को हम लोग देखते हैं कि वो आदमी, वो शख्स जिसके नाम पर पूरी कौम को छुट्टी होती है, वो सड़कों पे मौजूद होता है मजदूरी ढूंढने के लिए। और आज भी सूरत हाल लॉकडाउन में भी ऐसी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुसलसल मैं आपको बता रही हूँ कि एक रोज़ पहले जब मैंने बात की थी तो 14,700 समथिंग केसेस थे। कल जब हमने बात की है तो 15,500 समथिंग केसेस थे, जबकि आज पूरे पाकिस्तान में 16,473 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और अभी हम इनसे भी यही बात कर रहे थे और इनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। पहले जो 50, 55, 60 मरीजों में से कोई एक पॉजिटिव हो रहा था, अब 30-35 में से तकरीबन कोई 8 से 10 पॉजिटिव निकल रहे हैं। यानी कि वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और एहतियात करने की अशद ज़रूरत है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं, फोकल पर्सन है कोरोना आइसोलेशन वार्ड के, लाहौर जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सैयद सज्जाद कासमी, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि अब पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आना शुरू हो गए। एक दिन में कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितना ख़तरनाक मामला चल रहा है इस टाइम या फिर हो सकता है आने वाले में? लेकिन एक्सपेक्टेड था। जब से ये लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स किया गया तो हम मल्टीपल जगह से बार बार ये कहा गया कि थोड़ा सा इसको टाइट किया गया, तो उसमें ये बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ही केसेस राइज होना शुरू हो गए हैं। और ये टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन 6,500 to 7,000 के अराउंड, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, इतनी ही रही है पिछले कोई 7-8 दिन से। लेकिन अगर आप देखें कि आपके केसेस जो हैं वो सडनली उन्हीं टेस्टिंग कैपेसिटी में डबल हो गए, तो विच इज़ अलार्मिंग फॉर अस। इसका मतलब है कि ये वायरस जो है ये अपने पीक की तरफ अभी गामज़न है। सिनेरियो क्या कोई डिफरेंट हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो येस, टू सम एक्सटेंट अब हमें कुछ मॉडरेट और सीवियर केसेस ज़्यादा देखने मिले। पहले हमने जो सारा एरिया देखा वो माइल्ड में चल रहा था, सो अब मॉडरेट और सीवियर वाले फॉर्म वाले पेशेंट्स आने लग पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, उसमें एज फैक्टर? हाँ जी, फैक्टर तो डेफिनेटली है। लेकिन अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊँ, क्योंकि हमारे पास भी अब ऑन राइज है जनरल हॉस्पिटल में भी। एज फैक्टर जो है वो टू सम एक्सटेंट उतना भी एजिड नहीं है जो आप लोग शायद एक्सपेक्ट करेंगे। 60 प्लस है, तो ये 45-50 के राउंड है, बट विद सम रिस्क फैक्टर, लाइक किसी को शुगर है और कॉमनली किसी को ब्लड प्रेशर है, तो रिस्क फैक्टर ज़रूर उनमें है, जिसकी वजह से वो थोड़ी स्वेलिटी की तरफ ज़रूर है। काज़मी साहब, मीटिंग्स हर रोज़ हो रही हैं, महकमे सेहत की भी और जितने भी हमारे आला अहदेदारान हैं उनकी भी। क्या चल रहा है? लॉकडाउन में इतनी नरमी हो गई है, केसेस फटते जा रहे हैं, नाके सड़कों से हटा दिए गए हैं, कोई पूछगछ करने वाला ही नहीं है। जी सिंदरा, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में आपने देखा कि डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरपूर तरीके से, हाँ। और जो पंजाब कोरोना एडवाइजरी ग्रुप है उसके CEO असद असलम ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना सिर्फ तायीद की बल्कि उनके साथ पार्टिसिपेशन के लिए उनको कॉल की कि हमारी तरफ से भी ये पैगाम दिया जाए कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और इस पर सख्ती की जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आपको पता है आर्मी ISPR ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मई के स्टार्ट में और इन 2-3 हफ्तों के अंदर बहुत जो है वो टाइम सख्त है और हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हर बंदे को अपना इनफरादी किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत की मैं समझता हूँ जहाँ पर मुझे हिकमत अमली नज़र आ रही है फेडरल सतह पे, वो ये नज़र आ रही है कि ये इन दिनों में अपनी मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत को बेहतर करने की कोशिश में हो इतनी जानें चली जाएं, इतना नुकसान हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े मुल्क आपने देखा कि बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो अपनी मईशत को जीरो पे ले आए हैं सिर्फ इसलिए कि इंसानी जान बचाने के लिए। लेकिन हमें भी कंट्रोल करना चाहिए। हम मिसाल दे देते हैं टीवी पे बैठ के कि फलां ने लॉकडाउन नरम कर दिया, स्मार्ट लॉकडाउन, फलां लॉकडाउन,
कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन फलां लॉकडाउन है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अभी आपने कहा था कि जो ज़्यादा 40-45 से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनके साथ कोई ना कोई रिस्क फैक्टर भी मौजूद है, तो क्या ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर उनके औलादें जो हैं उनको लगता है कि खुदा ना खास्ता बड़ों में कोई हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है, उनको कोरोना वायरस हो गया तो खुदा ना खास्ता वो बचेंगे नहीं, रेशो क्या है? हाँ नहीं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए हमें अब बचाना ही अपने बुजुर्गों का है। हाँ। बच्चे लकीली कैरियर ज़रूर है और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें डेथ ना होने के बराबर है, लेकिन बुजुर्ग जो हैं अबव द एज ऑफ 59 विद एनी कोमॉर्बिड कंडीशन लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो डेफिनेटिवली एट रिस्क है और उनका रिस्क सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 0.9 से बढ़ जाता है 3.7 to 14%, यानी 14% तक बढ़ जाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि आपको बुजुर्गों को बचाना है और उनको आप बचा कैसे सकते हैं भी, आप उनको बाहर ना निकलने दें और आप जो बाहर निकल रहे हैं उनसे डिस्टेंस कर लें। सो ये चीज़ों को तो डेफिनेटली हमने इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एक रिस्क फैक्टर को बड़ा अंडर एस्टिमेट मैंने देखा मीडिया में, हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते, दैट इज स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं, हम बहुत कर चुके हैं उस पे भी कि स्मोकर्स जो हैं वो 14 गुना उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत अलार्मिंग और वो यूजुअली यंग है क्योंकि वो लेकिन डॉक्टर साहब इस पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि इस पे अजीब सोशल मीडिया के अंदर अजीब रूमर फैले हुए हैं कि जिसके अंदर निकोटीन की तादाद ज्यादा है वो जनाब इसके अंदर उसको वो बच जाएगा। अल्कोहल पीने से आपको पता कितने लोग मार गए इस चक्कर में। डॉक्टर साहब साइकोलॉजिकली ये क्या इफेक्ट कर रहा है? ये ना कि 70% अल्कोहल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट है। वो अल्कोहल नहीं है, प्लीज मतलब ये समझे कि ये क्लियर कट बात है कि स्मोकर्स में स्टडी हुई है, चाइना में हुई है, 1000 से ज्यादा उसमें लोगों को देखा गया, उनमें 12.3% से 14% रीजन भी बताइए हमारे देखने वालों। जो सिगरेट पीते हैं उनका जो एयरवे है वो ऑलरेडी डैमेज होता है और उसमें कुव्वत मुदाफियत ऑलरेडी कम होती है। तो ये तो बगैर सोचे समझे आप बात कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई लोग इसको किसी और जो आपके एडिक्शन है उससे जोड़ रहे हैं, नॉट एट ऑल, कोई एविडेंस नहीं है। ये क्लियर मैसेज है हमारा सब स्मोकर्स को कि आपके पास यू डोंट हैव टाइम, आपने स्मोकिंग छोड़नी है। स्मोकिंग इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है और स्मोकिंग एज नहीं देखेगी कि अगर आप 59 से ऊपर स्मोकर हैं तो आप ज्यादा एट रिस्क हैं, या आप अगर 20 साल तक हैं आप स्मोकिंग कर लें तो आपको कुछ नहीं होगा। तो स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब की बात की तायीद करूंगी मैं, और ये जो कोरोना वायरस है ये भी आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है और जो स्मोकिंग करने वाले हजरात हैं उनके भी फेफड़े खासे कमजोर हो चुके होते हैं, वो भी डेंजर जोन में इसलिए ज्यादा है। काज़मी साहब, टेस्टिंग कैपेसिटी हमेशा हम बात कर रहे हैं, क्या बढ़ गई है इसलिए केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या फिर वायरस फैल बहुत चुका है? टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो इस वक्त नॉर्मल तरीके से चल रही है, लेकिन मुझे इतराज इस बात पे है कि जो ये स्मार्ट इन्होंने टेस्टिंग और रैंडम टेस्टिंग का ऐलान किया है वो गलत है। हो गया क्योंकि सिद्रा, अगर मुझे आपको या डॉक्टर साहब को किसी को कोरोना होता है तो उनकी फैमिली के टेस्ट मुकम्मल नहीं हो रहे। जब तक आप उसकी फैमिली को, दोस्तों को फॉलो नहीं करते कोरोना पॉजिटिव कि आप स्मार्ट टेस्टिंग की तरफ किस तरह जा सकते हैं? जो टारगेटेड है वही कंप्लीट नहीं हो रहे। मुझे फोन आते हैं, हमें कॉलें आती हैं कि खुदा का वास्ता हमारी ये रिपोर्ट पड़ी है, हम 4 दिन से दाखिल हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अभी तक हमारी फैमिली के टेस्ट नहीं किए गए। तो खुदा के वास्ते जो कैरियर हैं, क्या कहते हैं? जो कैरियर हैं अपने बच्चों को चूमते थे, घर जाते थे, उनके साथ रहते थे, उनके टेस्ट तो पहले मुकम्मल करें। आप स्मार्ट टेस्टिंग की तरफ। काज़मी साहब, मुझे ये बताइए कि फिर आपकी माहिरीन से भी बात हुई होगी, जो रेलेवेंट हमारे ओहदेदार हैं इसके हवाले से, उनसे भी क्या कहना है उनका इन हवालों से? मैंने तो 1-2 माहिरीन से कॉल करवाई कि यार इनकी फैमिली के टेस्ट करवा दें, और वो भी नाकाम रहे। यहाँ तक कि 1112 आम आदमी कोरोना पेशेंट की कॉल पे नहीं आता, वो सिटी गवर्नमेंट या मखसूस जो एरियाज के ऑफिसर्स हैं उनकी कॉल पे बात करता है। उसको अगर आप कह दें, मुझे एक बंदे ने कॉल की कि मैं चुगताई से टेस्ट करवा के आ गया हूँ, पॉजिटिव आया, मुझे पता चला कि चुगताई की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाती है और वहाँ से बंदे को रात को उठा लेते हैं। मुझे 3 दिन हो गए, खुदा का वास्ता मुझे कोई नहीं छोड़ने जा रहा हॉस्पिटल। 1112 ने कहा कि आपकी बुकिंग हो गई है, आपकी जब बारी आएगी आपको। इसका मतलब है पैंडेमिक पाकिस्तान के अंदर उस तरह मौजूद नहीं है, तो ये सूरत हाल है। अगर उसको 3 दिन में नहीं लेने आए तो हमें ये बताइए, चूंकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, ये जो टेस्ट की सैंपलिंग की जा रही है ये भी नाक के जरिए भी की जा रही है और गले के जरिए भी की जा रही है, दोनों ही ऑथेंटिसिटी सेम ही है या फिर बेस्ट क्या है? ठीक है, एक तो ये इसकी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और इसको हमारे साथ अपने प्रिंसिपल साहब के साथ हमारी एक टीम है जिन्होंने पहले तो इन्होंने सेंट्रलाइज ट्रेनिंग की और फिर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में उनको वेरीफाई किया कि दे आर डूइंग गुड, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने खुद देखा
कि वो टेक्निक उनकी इंप्रूव होगी। जो नेजोफेरेंक्स है यानी जो नाक से दी जाती है ये सुपीरियर है ओरोफेरेंक्स से, और आइडियली ये दोनों होनी चाहिए, आइडियली ये दोनों होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे पास जो मीडिया दिया जाता है, जो उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया है, उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ही स्वैब था। हमने अब अपने हॉस्पिटल लेवल पे जो डिमांड किया है प्रिंसिपल साहब ने, उसमें 2 स्वैब आ चुके हैं। सो मोस्ट लाइकली हम अब इसकी प्रैक्टिस नॉर्मली 2 स्वैब से करें। पेशेंट को चाहिए सिद्रा कि अगर कोई इनसे गले से स्वैब लेना चाहे तो उसे मना कर दे, उसे कहे आपकी मेहरबानी। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि पहले गले में जाएं, फिर फौरी तौर पे आप नाक में जाएं और दोनों का सैंपल लेके उसको कैच कर लें। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों का सिर्फ गले से लिया जा रहा है, लेकिन अगर एक ही लेना है तो सिर्फ नाक से ले लें, गले से ना लें, उनकी मेहरबानी है, उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो एक्सपर्ट्स को चाहिए कि बताएं और इसको बिल्कुल मैंने कर दें कि भाई मैंने सिद्रा फॉलो ही नहीं लोग करते ऊपर वाली सतह पे। आप देखें डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुझे कोई इतराज नहीं, इनके हॉस्पिटल में अच्छा काम हो रहा है। मेरे पास ऐसी वीडियोस मरीजों की पड़ी हैं, ऐसी वीडियोस पड़ी हैं। आज तक जिन बुजुर्गों ने कभी मोबाइल को हाथ नहीं लगाया था, वो क्लिप भेज के ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देते हैं। उनकी शुगर का इलाज नहीं हो रहा, उनके गुर्दों को कोई नहीं चेक कर रहा, वो डायबिटिक हैं, वो यहाँ जो भी कार्डियक के मरीज हैं, जिस बीमारी में भी मुब्तला हैं, उनको सिर्फ पल्मोनोलॉजिस्ट देख रहा है। क्यों? एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। एक अगर मल्टीपल डिजीजेस का मरीज आपके पास दाखिल हो गया तो उसकी सारी बीमारियों का इलाज अंदर होना चाहिए। इंतहाई अहम मामला है जो काज़मी साहब ने, जिसकी तरफ जाहिर बात है पल्मोनोलॉजिस्ट तो देख ही रहा है ये मामला है, लेकिन उसके साथ साथ जो कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, किसी का किडनी प्रॉब्लम है, उन सब का भी तो इलाज जरूरी होना चाहिए। ठीक है, मतलब यूजली होता ये, जैसे मैं अपना आपको बता देता हूँ कि हमारा एक जो कंसल्टेंट है ऑन मेडिसिन का, वो एक राउंड वो करता है और फिर एक राउंड हमारी तरफ से हो जाता है। तो उसने अगर और लोगों को लाइक नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी को बुलाना है तो उसको बुलाएगा, डायबिटोलॉजिस्ट को बुलाना है तो उसको बुलाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा, हो जाएगा। ये इसी तरह मेरे पास मजंग हॉस्पिटल की वीडियो पड़ी है, 60 साल बुजुर्ग की उम्र है, वो तो वैसे ही डायबिटिक है, खुदा का खौफ खाओ। ये MS गंगाराम अस्पताल के अंडर है। ये अभी तक ना तो MS उधर गया है कभी। ये सिद्रा मेरे पेट में अगर दर्द है तो अल्ट्रासाउंड ईजाद हुआ है कि देखा जाए लगा के कि पेट के अंदर दर्द किस चीज का है, पेट के अंदर बीमारी कौन सी है, उसको डायग्नोज किया जाए। तो सेंटरों के अंदर क्यों नहीं हम देखते कि आइसोलेशन वार्ड के अंदर क्या? बाहर हम इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसियां बना रहे हैं, इतने नारे मारे, 81 अरब रुपया इमरान खान वगैरह मैंने बांट दिया, तो पैसे बांटी जो लोगों को मारी, ये सारे क्या हालात देख चुके हैं, इसीलिए खासे खफा भी नजर आ रहे हैं। और ये इनकी खफगी इनकी अपनी नहीं है, ये जो लोगों की तरफ से इन तक पहुंची है ये वो है। क्योंकि जब भी कोई भी बीमारी अटैक करती है, सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब विल पावर आपकी होती है कि अगर वो आप स्ट्रांग हैं तो आप लड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपको माहौल अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर आप डाउन होंगे तो यकीनी तौर पर बीमारी जीत जाएगी। अब हमें ये बताइए कि वैक्सीन की बहुत बात हो रही है, अक्सर ही ये सवाल हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है कि हमें अपनी वैक्सीन बनानी है, हमारे माहिरीन को अपने लोगों के लिए खुद काम करना है, या फिर दुनिया भर में कहीं भी कोई भी वैक्सीन बनी तो वो हमारे लिए भी उतनी ही फायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए RNA वायरस जो है ना, इनकी वैक्सीन एक बड़ा चैलेंजिंग होता है ये, क्योंकि वायरस बड़ा म्यूटेट करता है। अभी तक हमने इसको 3 एंटीजन LE और S इसके देखे हैं, और शायद कल आपको प्रिंसिपल साहब ने कहा भी है कि हम एक एक्सट्रैक्टर लेके इसका जीन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो जनरलाइज तो आपके पास क्या ये कैपेसिटी है कि आप इतनी रिसर्च कर सकते हैं, कि आपके पास इतने इक्विपमेंट हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर क्या है, हम फिर दुआ कर सकते हैं कि ये हमारे लिए वैक्सीन तैयार करें और हम उसके ट्रायल में आ जाएं। अभी हमने ट्रायल में आना है, जो एक और न्यूज़ आप लोग सुनते हैं, हम हमने ट्रायल में आएंगे और इसको मिनिमम 1 साल चाहिए। उसके बाद हम इस लेवल पे ये कह सकते हैं कि जी ये वैक्सीन सक्सेसफुल। और ट्रायल में हम अपनी कंट्री का कोई काम हो रहा होगा उसमें आएंगे, या फिर हम दूसरे मुल्कों को मदद हो रहा है। UHSP इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, बाहर से भी लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारा भी जैसे मैंने बताया जनरल हॉस्पिटल फ्री साहब भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन ये हम जो काम करने लगे ये फर्स्ट टाइम करने लगे, सो इसकी डेवलपमेंट, इसके सारे SOPs में इट विल टेक टाइम। तो जो लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, लाइक SARS इसकी एक टाइप था, उस पे वैक्सीनेशन का ऑलरेडी काम हो रहा था, तो वो टीम मैं समझता हूँ ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी और उन्हीं के एक्सपीरियंस को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और ये है कि जैसे वो हमें कह रहे हैं कि चाइना वाले कि आप हमसे ऐड हो जाएं, तो उसी रिसर्च ट्रायल में हम लोग अपने लोगों को ऐड कर लें। ठीक है, अगर हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। के तजुर्बात क्या कहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वायरस जो है वो खुद को चेंज भी कर रहा है। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट रीजन्स में ये अपने आप को मुख्तलिफ, यही मैं बात कर रहा हूँ कि RNA वायरस है, वैक्सीन एफिकेसी टाइम विल टेल अस कि कितनी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटिवली जो 2-3
मेन इसके हैं टाइप्स, उसको तो हम कवर कर सकते हैं और अभी तक वो 70% प्लस है, तो मेन पॉपुलेशन को हम कवर कर लेंगे। तो सिद्रा इस पे भी इतराज है कि वैक्सीनेशन ट्रायल मुकम्मल होने के, कामयाब होने के बाद भी नाकाम हो सकता है। यस, उसकी वजह ये कि वायरस अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। हो सकता है जब तक आपकी वैक्सीन मार्केट के अंदर आए, वायरस अपनी शेप और अपनी हालत को चेंज कर चुका हो और वो वैक्सीन है। लेकिन काज़मी साहब, एक जो मेरा ख्याल है कि हमारे हेल्थ सिस्टम में पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूंगी कि ये कोरोना वायरस की वजह से, एक वबाई सूरत हाल की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हम रिसर्च पे ध्यान नहीं देते। अब एक्सपर्ट्स को पता चल गया है कि रिसर्च की तरफ भी हमें ध्यान देना है। जो हम मामलात कई अरसे से हमने टेस्टिंग के हवाले से, हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपर्ट्स ही हमारे पास मौजूद नहीं होते, तलबा और तालिबात उस फील्ड को चूज़ ही नहीं करते, वो जनरल फिजिशियन बन जाते हैं कि चलो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो अपना क्लिनिक ही खोल लेंगे। वो हमारे सामने फील्ड सामने आ रही है कि हमें यहाँ काम की ज़रूरत है। लेकिन सिद्रा मैं समझता हूँ कि हम वक्ती तौर पे सबक सीखते हैं, जब बला हमसे टलती है हम भूल जाते हैं। मुझे अभी तक अफसोस है, फिर आप कहेंगे कि आप गवर्नमेंट से गिला कर रहे हैं। जो पंजाब की क्लियर कर दिया है कि ये लोगों सिद्रा जो पंजाब की रेफरेंस लैब है, पंजाब की रेफरेंस लैब है, अब मैं दावा करता हूँ पंजाब रेफरेंस लैब जो कोरोना टेस्ट कर रही है उसके अंदर पैथोलॉजिस्ट ही नहीं है। वो जो खातून है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो पैथोलॉजिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। खुदा का खौफ खाएं, किसी को ऐसे गुमराह ना किया जाए, अच्छे तरीके से टेस्टिंग की जाए। आप कल जनरल हॉस्पिटल की खातून आई थी आपके पास, वो पीएचडी थी, तो मेन रेफरेंस लैब पे पीएचडी क्यों नहीं है? उसको क्यों नहीं ड्यूटी दी जाती कि मैडम आपको हम डबल तनख्वाह देंगे, आपको इतना पैकेज देंगे, आपकी मेहरबानी, आप इसकी निगरानी करें। क्यों अपने वाकिफ लोगों को नवाजने के लिए, क्यों ऐसे लोगों को, उनको अवार्ड भी दिया गया, मैंने सुना है कि उसने बड़े टेस्ट कर दिए, क्या 89,000 अब तक पंजाब के अंदर टेस्ट जो ये तमाम मामला हमारे यहाँ तो तकरीबन जड़ों में बैठ चुका है हमारे सिस्टम की, जो साथ साथ चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि मास्क अब सब लोगों को पहन लेना चाहिए, और ये जो सिंपल सर्जिकल कपड़े के मास्क जिसको जो जैसा मिल रहा है वो पहन रहा है, काम करेगा ये? बचा रहा है? बिल्कुल, आपको मास्क पहनना, ठीक है। हाँ। ये नहीं कि आप कमरे में अकेले बैठे हैं तो मास्क पहनना नहीं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, गैदरिंग में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अलामत हैं डिजीज़ की या नहीं है, आपको मास्क वेयर करना है, इसमें आप कोई दो राय नहीं। एक वक्त पे हमने कहा कि जी कपड़ों को वो उतना वो नहीं है, वो उस पर वायरस भी ग्रो करता है, लेकिन नहीं, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कपड़ों का मास्क आप पहन सकते हैं। अच्छा, ये बनाया भी जा सकता है बाय द वे, अगर आप इसको देखें, इसकी रिकमेंडेशन सीडीसी ने दी हुई है और वो डिफ़िकल्ट नहीं है। आप घर में अगर ख़वातीन इसको तैयार करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। फिर उसको आप कपड़ों का मास्क को आप अगर डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो डिटर्जेंट इटसेल्फ इज़ अ किलर फॉर दिस वायरस। तो ये वायरस क्योंकि इसका आउटर जो है पैकेज वो लिपिड का बना हुआ है, तो डिटर्जेंट उसको डिसॉल्व कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही मेरा अगला सवाल था जो आपने खुद ही जवाब दे दिया है कि आप इसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप में डाल दें आजकल तो। लेकिन ये याद रखें, ये आइडियल नहीं है, ये वो है जब हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल नहीं है तो फिर हम इसको ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो बहुत सारे लोग अपने जॉब्स पे भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, वो अपने घर जाते ही फौरन से पहले कपड़े तो चेंज कर देते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों की ये प्रैक्टिस है कि वो कपड़े निकाल कर धूप में डाल देते हैं, फिर उसे अगले दिन उठा रहे हैं। वो भी ठीक है, या फिर हर सूरत जो आप एक बार कपड़े पहन चुके हैं आपको उसको धोना जरूरी है? जी, जो प्रूवन है ना, वो डिटर्जेंट वॉश जो आपका कोई भी सर्फ आप यूज कर रहे हैं वो इसको किल कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक रही ना ये अल्ट्रावायलेट लाइट धूप की, क्या इसका बिहेवियर क्या रहेगा, तो साइंटिफिकली अभी पिछले दिनों अगर आपने यूएसए की कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने एक टेम्परेचर वेरिएबिलिटी बताई और ह्यूमिडिटी बताई कि उससे इस वायरस के किलिंग की प्रोबेबिलिटी है। ये प्रूवन करना है हमें आउटसाइड, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको डिटर्जेंट से धो के एयर वॉश करके सन में रख देते हैं तो ये आइडियल कॉम्बिनेशन है कि हम तकरीबन 99.9% ये समझते हैं कि वायरस किल हो गया। लेकिन ये जहन में बैठाएं कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने क्लोरीन डालनी है, आपने कोई 70% अल्कोहल डाल के और फिर अगर आपने जो मिक्सचर तैयार किया वही क्लीन करें। डॉक्टर साहब ने क्लोरीन की बात कर दी है, महकमा सेहत की जानिब से वो टनल्स पे भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं जी, उसका कोई नहीं फायदा होने वाला, वो कोई जरासीम में खत्म जो भी मास्क, पीपी और इस तरह के वॉक थ्रू गेट के लिए कारोबार कर रहा है, खुदा का खौफ खाए वो चुकन्ना हो जाए। मैंने अभी एक बंदे को रोते देखा है, अचानक गवर्नमेंट ने पाबंदी की है कि वो स्किन के लिए नुकसानदेह है, सेहत के डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो, वाकई मैंने पहले दिन आपने प्रोग्राम किया था उसके नुकसानात पे,
मसला ये है कि अब अचानक पाबंदी लगी है, वो गेट साइड पे पड़े हैं, जीरो हो गए हैं, जिनके पास स्टॉक पड़ा था वो भी रो रहे हैं। इसी तरह मैंने मास्क की दौड़ देखी है, मास्क के अंदर लोगों ने मशीनें लगा ली हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइना से सिर्फ मास्क के अलावा बात ही कोई नहीं। चले अभी मास्क तो जरूरत है, लेकिन टनल्स पर एक जरूर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि वो अब उतने ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं रहे जैसा कि सोचा जा रहा था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सज्जाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे की बरकतों के हवाले से, जुम्मतुल मुबारक की फजीलत अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आप SOPs पर अमल दरामद पे बात कर रहे थे, ख़ुसूसी दुआओं के हवाले से हमें बता रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मौका पर हमें चाहिए कि हम जुम्मतुल मुबारक है तो दुरूद शरीफ का जो विर्द है वो ज़्यादा करें और उनकी तस्बीहात जो हैं वो की जाएँ, दरूद पाक की। और इसी तरह जो है कुछ वज़ाइफ जो बड़े आसान हैं, जैसे सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, अस्तग़फिरुल्लाह है, इसको करें। और तीसरा, आजकल आपको पता है कि ये मुसीबत है और इन हालात में हमें आयत करीमा का सहारा भी लेना है और आयत करीमा को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ताकि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें नजात अता फरमाए, जैसे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह कुरान हकीम फुरकान हमीद की तलावत है और इसी तरह फिर सूरत फातिहा है, सूरत इखलास है जो कि आसान है, हर इंसान जो है बड़े आसानी के साथ पढ़ सकता है। इसको कसरत के साथ इन दिनों में जो है पढ़ा जाए। बाकी दूसरी चीज़ जो आप ने कही वो ये है कि जो SOPs हैं इस पर हम अमल दरामद करें ताकि जो उलमा ने एक हुकूमत पाकिस्तान और जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ एक मुआहिदा तय पाया जिसमें मैं भी था, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब भी थे और इसी तरह हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी थे और तमाम मसालिक के उलमा थे। तो उनमें 20 नुकात जो हैं हमने तय किए थे और उसमें ये कहा था कि भाई जब घर से हम चलेंगे तो वज़ू कर आएंगे और फिर मास्क हम अपने मुंह पर कोशिश करेंगे कि पहनेंगे। तीसरा ये था कि जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो तरीके से दाखिल होंगे और दूसरा यह कि जब अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर फासले को बरकरार रखेंगे और फासला ये होगा कि एक बंदे और दूसरे बंदे के दरमियान 2 बंदों का फासला हो, मतलब कि 3 फुट या 4 फुट और 6 फुट का फासला पिछली सफ़ के दरमियान में हो और इस तरतीब के साथ हम खड़े हों ताकि इन फासलों को कायम किया जाए और इस वबा से या इस वायरस से बचा जा सके। बेशक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात अच्छा। दूसरी बात ये थी कि जो बुज़ुर्ग हैं या नाबालिग बच्चे हैं वो घरों के अंदर एहतमाम करें। आज जुमे का दिन है तो आज लोग आएंगे। एक तो मैं उनसे ये कहूँगा कि इसमें ये भी है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो फर्श हैं उनके ऊपर कोई चटाइयाँ वो नहीं हैं, दरियाँ वगैरह नहीं, तो उनको चाहिए कि वो अपने मुसल्ले अपने साथ लेकर आएँ। जो हमारे अंदर के फर्श हैं वो तो जैसे मार्बल, बाकी बाहर जो है तंबू वगैरह भी लगता है मगर फर्श पत्थर के हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर भी हैं। तो वहाँ पर अगर सहन में लोग, क्योंकि गर्मी है तो सहन में अगर लोग आते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने साथ मुसल्ले घर से लेकर आएँ। तो मैं तमाम आवाम लाहौर से और पाकिस्तान से अपील करता हूँ, खुदारा आज लोग इसको बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मसाजिद की बात को उठा रहे हैं। हमने तो मंडियों में, स्टोरों पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर भी लोगों से अपील के ज़रिए कहा है कि रश या मजमे से गुरेज़ किया जाए। तो इसलिए मस्जिदों को एक वो ना बनाया जाए। लोगों से मैं कहूँगा, हमारे कुछ ऐसे हैं अहबाब कि जी मस्जिदों को बंद कर दो, मस्जिदों को। देखो, मस्जिद की बात यह है कि हम अल्लाह को मनाना चाहते हैं और अल्लाह के दर पर जब जाकर हम मनाएंगे उसका एक अपना मज़ा होगा। बेशक। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी जब हम ये लोगों को कहते थे भाई घरों में आप नमाज पढ़, मगर किस लिए कहते थे? लोगों की फलाह के लिए कहते थे, इंसानी जिंदगी के लिए कहते थे। आज भी हमें ज़रूरत है मेरी बहन
कि हम इन तमाम SOPs का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मजमों से गुरेज करें, मस्जिदों में नमाज पढ़ें और फौरी तौर पर निकल जाएं और एक एक करके या कुछ कुछ कर, क्योंकि अगर हम मजमों के साथ निकलेंगे तो यकीनन ये वायरस या इस वबा से जो है नुकसान हो सकता है। इंशाअल्लाह इस रमज़ान की बरकत से, कुरान की बरकत से और रोज़ों की बरकत से अल्लाह हमें इस वायरस से निजात अता फरमाएगा और इस वबा से निजात अता फरमाएगा। मैं समझता हूँ कि अल्लाह को मनाने का ये महीना है, तो हम सब मिलकर अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। मौलाना साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि खुसूसी तौर पर आज के हवाले से दुआ भी करवा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। ए अल्लाह, आज जुमे का मुबारक दिन है और रमज़ान का पहला जुमा है। तेरी रहमतें, बरकतें इस वक्त जोश में हैं। तेरी रहमतों का ठाठे मारता हुआ समुंदर है। ए रब्बे करीम, अपने करम को फरमाते हुए, अपनी रहमत को फरमाते हुए हम पर अपना रहम और करम फरमा। ए अल्लाह, इज़्ज़तें, बरकतें तेरे पास हैं, हम सब को अता फरमा। ए अल्लाह, इस वक्त जिस मसले से, जिस वायरस से, जिस वबा से हम गुज़र रहे हैं और पाकिस्तान बल्कि पूरी इंसानियत उसकी लपेट में है, अल्लाह, आज दुनिया बेबस हो चुकी है। बड़ी बड़ी सुपर ताकतें बेबस हो चुकी हैं। किसी के पास इसका इलाज नहीं है। इलाज तो तेरे पास है। तू रब्बे करीम भी है, तू रब्बे रहीम भी है, तू गफूरुर रहीम भी है, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तू करीम भी है। ऐ अल्लाह, इस मुश्किल से हमें नजात अता फरमा। या अल्लाह, इस वबा से हमें नजात अता फरमा। या अल्लाह, इस कोरोना वायरस से हमें नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, आज जो कोरोना के मरीज़ पाकिस्तान में हैं या दुनिया भर में हैं, अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस रमज़ान की बरकत से, इस कुरान की बरकत से, इस रोज़े की बरकत से, इस कोरोना से और इस वबा से हम सबको नजात अता फरमा दे। हम सबको नजात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी अता करने वाला है। ऐ अल्लाह, तू आफ़ियत अता करने वाला है। ऐ अल्लाह, तू 70 माओं से बढ़कर अपने बंदों से प्यार करने वाला है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। ऐ अल्लाह, ये रहमतों का अशरा है, ये रहमतों का महीना है, ये तेरे कर्मों का महीना है। हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा दे। हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो आज हालात, मेरे ताजर भी परेशान हैं। ऐ अल्लाह, आज हर मकान का मकीन परेशान है। या अल्लाह, हर शख्स परेशान है। या अल्लाह, इस परेशानी से नजात तू अता करने वाला है। या अल्लाह, हम सबको तू इससे नजात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कर रही है, हमारी अफवाज कर रही है, हमारे सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, हमारे गवर्नर जनाब चौधरी सरवर साहब कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। ऐ अल्लाह, तमाम जो सरवत जो ऐ अल्लाह वो लोग हैं, साहिब सरवत हैं, वो कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हर घर में राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पर हदिया देने की कोशिश कर रहे हैं, ताउन की सूरत में कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, इन सब कोशिशों को तू अपनी बारगाह में इस रमज़ान के महीने में
इस रमज़ान के पहले अशरे में, इस जुमे में जो मुबारक है या अल्लाह पहला है, या अल्लाह इसमें तू इन सब की कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह इस पर जो मीडिया ने, हमारे मीडिया ने जो या अल्लाह अपना किरदार और दुनिया न्यूज़ और लाहौर टेलीविज़न ने किया है, या अल्लाह इन सब के किरदारों को, इन कोशिशों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह जहाँ जहाँ दुनिया में जुल्म हो रहा है, आज हमारे कश्मीरी भाई मजलूम मकबूजा कश्मीर के उन पर जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, और मोदी हुकूमत आज भी जिस वक्त सारी दुनिया को इस कोरोना की वबा का सामना है, दुनिया परेशान कुन हालात में है, और फिर भी वह जुल्म से बाज नहीं आ रहा। ना कश्मीर में आ रहा है, ना हिंदुस्तान के मुसलमानों पर वो बाज आ रहा है। अल्लाह तो उसको हदायत अता फरमा और हमारे तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान इस वक्त तकलीफ में है तो उसकी मदद फरमा, तो उसकी मदद फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह अपना तो करम कर दे, अपनी रहमत कर दे। तुझे तेरे नबी की दुआओं का वास्ता देते हैं, उसकी उम्मत पर अपना करम फरमा, उसकी उम्मत पर अपना रहम फरमा। और या अल्लाह उन दुआओं की बरकत से इन वबाहों से हम सबको नजात अता फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहम। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के